आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12 का एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, जो नया चैप्टर है हमारा। उसमें भी हमने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के साथ साथ पूरी आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक, किस ब्लॉक की कहाँ स्थिति है, उसमें भी स्पेशली चूँकि हमारा चैप्टर है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, तो हमने डी और एफ ब्लॉक के तत्वों का क्या स्थिति आवर्त सारणी में है इसको जाना। डी ब्लॉक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में था। एफ ब्लॉक जबकि आवर्त सारणी के नीचे दो श्रेणियों में है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड। तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में ये भी बता दिया था कि डी ब्लॉक चूंकि सबसे बड़ा ब्लॉक होने के कारण उसके अध्ययन को आसान बनाने के लिए 4 श्रेणियों में उसको बांटा गया है। प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तृतीय संक्रमण श्रेणी, चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, जिन्हें आप 3D, 4D, 5D, 6D संक्रमण श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। मैंने पिछले ही लेक्चर में आपको बताया था कि आज के लेक्चर में हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक तत्व जैसे मान लीजिए पूरा चैप्टर है, तो हम पहले डी ब्लॉक के बारे में और फिर एफ ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो डी ब्लॉक के बारे में भी क्या पढ़ने वाले हैं, डी ब्लॉक तत्वों के गुणों की विवेचना। तो डी ब्लॉक तत्वों के जो गुण होते हैं, लगभग 13-14 गुण हैं, उन गुणों को हम इस लेक्चर या इससे आगे आने वाले लेक्चर्स में अभी पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला गुण है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इसको सही से समझना भी जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से ही आप अन्य गुणों को अच्छे से समझ पाएंगे। मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि बोर्ड एग्जाम में संक्षिप्त टिप्पणियों को लेकर एक क्वेश्चन आता है डी ब्लॉक एफ ब्लॉक से। तो वो जो संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आती हैं वो डी ब्लॉक तत्वों के गुणों के बारे में ही आती है। जो भी डी ब्लॉक तत्वों के गुण होते हैं वही आपसे संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो आज से हम इस लेक्चर और इससे आगे आने वाले लेक्चर्स में डी ब्लॉक तत्वों के गुणों को पढ़ेंगे, फिर ऐसे ही एफ ब्लॉक तत्वों के गुणों को पढ़ेंगे। तो यदि आपको डी ब्लॉक तत्वों के गुण समझ में आएंगे तो एफ ब्लॉक तत्वों के गुण वैसे ही आसानी से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें सिमिलर होती हैं उन दोनों में। तो हम आज पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डी ब्लॉक तत्वों का पढ़ते हैं। चूंकि आप जानते हैं कि डी ब्लॉक तत्व में 4 संक्रमण श्रेणी है, जिसका जिक्र मैं भी कर रहा था। तो हमें जो है पहले संक्रमण श्रेणियों के हिसाब से मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ आप लोगों के लिए 3D संक्रमण श्रेणी, जो कि प्रथम संक्रमण श्रेणी है, उसके तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है। किसी भी संक्रमण श्रेणी में मैंने कहा था 10 तत्व होते हैं, तो 10 तत्व माने प्रथम संक्रमण श्रेणी के 10 तत्व लिखे हैं। तो मैंने कॉलम बनाया, देखिए क्रम संख्या, तत्व, प्रतीक और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये आपने 11th में भी किया ही होगा, नहीं तो आप 11th की वीडियो से भी ये चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की एक वीडियो अपलोड की हुई है। आप देखेंगे स्कैंडियम Sc इसका प्रतीक होता है, 21 इसका परमाणु क्रमांक, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए ऑर्गन करके लिखा है। तो ऑर्गन मतलब 18 होता है ना परमाणु क्रमांक ऑर्गन का, तो 18 परमाणु क्रमांक तक तो ऑर्गन जैसा है। फिर उसके आगे 2 20 और 1 21, तो 4:3D1। जब आप 12th क्लास में हैं तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। यदि इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आते तो वो कक्षा 11 चैनल पर, कक्षा 11 प्लेलिस्ट में कक्षा 11 में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, 2 वीडियो अपलोड की हैं। एक 18 परमाणु क्रमांक तक है और एक फिर 19 से 30 तक परमाणु क्रमांक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, उनको आप देख लें एक बार सही से। फिर अगला तत्व है टाइटेनियम, जिसका प्रतीक है Ti, परमाणु क्रमांक 22, ऑर्गन 18 का है, फिर 18 2 20 और फिर 2 बच रहे हैं तो 22, क्योंकि 4s से ज्यादा ऊर्जा किसकी होती है, 3D की, इसलिए 3D में बाद में आ रहा है। वेनेडियम को देखें तो 23 होता है, ऑर्गन है 18 हो गए, 2 20 और 3 23। फिर क्रोमियम की बात करें तो 24 Cr, आपने देखा होगा इस पर स्टार बना रहता है। और कई टीचर कहते हैं, स्टूडेंट से भी बात होती है, वो कहते हैं ये एक्सेप्शन केस है, अपवाद है। अर्थात क्या है, देखिए ऑर्गन का 18, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये 18 परमाणु क्रमांक है, तो ये 18। और फिर यहाँ पर मैंने 4s2 ना करके 4s1 किया, जबकि हम सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते तो क्या आना चाहिए था, 18 के बाद यहाँ 4s2 आ रहा है 20, और डी में आना चाहिए था 4, डी 24। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जब डी में 4, देखिए यहाँ बता दे रहा हूँ मैं, D4 हो तो उसको हम D5 कर लेते हैं, और ऐसी एक स्थिति D9 में बनती है। तो देखिए मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को थोड़ा सा इसे राउंड कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो इसमें D4 की स्थिति बनती है एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ 4s2 था तो D में 4 आने चाहिए थे, लेकिन हम 4s के एक इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करा देते हैं, D5 कर देते हैं D4 का, और इसमें 4s1, तो D4 का D5। ऐसे ही ये कॉपर की स्थिति होती है, कॉपर पर मैं स्टार लगा देता हूँ, देखिए
ये है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या था देखिए, ऑर्गन का 18, 18 तो 20 और डी में 9 आने चाहिए थे, लेकिन हमने इसका एक इधर शिफ्ट करा के क्या कर दिया उसको D10, माने D9 का हमने क्या कर दिया D10 कर दिया। ऐसा इसलिए कर देते हैं क्योंकि कोई भी उपकोष अपनी अर्धावस्था या पूर्ण अवस्था में ज्यादा स्थायी होता है। तो यदि किसी उपकोष को आप उसकी आधी अवस्था में ला सकते हैं या उसकी पूर्ण अवस्था में ला सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा के उसको ऐसा किया जाता है जिससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी हो जाए। लेकिन ये बात भी कि कोई भी उपकोष अर्धावस्था या पूर्ण अवस्था में ज्यादा स्थायी होता है, ये भी कहां से आती है? तो मैंने आपसे पहले कहा है कि आप कक्षा 11 का वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि मैंने वहां ये क्लियर किया हुआ है कि D5 या D10 माने अर्धावस्था और पूर्ण अवस्था क्यों स्थायी होती है। वहां पर इस प्रकार से थोड़ा हिंट में बता रहा हूं, देखिए जैसे D4 है 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एक्सचेंज, इस टाइप से नंबर ऑफ एक्सचेंज चेक कर लेते हैं कि कितने पॉसिबल हैं, फिर इस इलेक्ट्रॉन के साथ, फिर इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ। ऐसे नंबर ऑफ एक्सचेंज अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो D4 से ज्यादा नंबर ऑफ एक्सचेंज किस में आते हैं? D5 में। ऐसे D9 से ज्यादा किस में आते हैं? D10 में। तो इसलिए ये जो स्थिति है वो ज्यादा स्थायी होती है। तो डिटेल में आप कक्षा 11 की प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में मैंने कैसे बताया हुआ है कि D4 को D5 और D9 को D10, अर्थात कोई भी उपकोष अपनी अर्धावस्था या पूर्ण अवस्था में कैसे स्थायी होता है। तो इसलिए हमने इसका एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इधर करा दिया होता है, क्योंकि एस अपनी अर्धावस्था में आ गया और वो भी अर्धावस्था में, तो ज्यादा स्थायी इलेक्ट्रॉन है। फिर आप मैग्नीज को देखें 25, तो यहाँ फिर से वही 18 और 4s में 2 है 20 और 5 25। आयरन को देखें Fe 26, तो 18 2 20 और 6 26। कोबाल्ट को देखें CO, देखिए इसको लिखना, देखिए पहला अक्षर कैपिटल दूसरा स्मॉल बनता ही आपको पता है किसी भी तत्व का प्रतीक लिखते टाइम। तो ये देखिए आर्गन 4s2 3d7, निकिल 28 Ni है, आर्गन में 18 2 20 और 28। कॉपर का मैं पहले बता चुका हूँ 29 है, यहाँ पर 4s2 और 3d9 आया होगा, लेकिन हमने उसका एक इधर शिफ्ट करा लिया, तो D में 10 हो गया, पूर्ण अवस्था हो गई या अर्धावस्था हो गया। जिंक को देखेंगे तो 30 होता है उसका परमाणु क्रमांक, Zn प्रतीक है, 18 2 20 और 10 30। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे इन सब 3D संक्रमण श्रेणी के 10 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने देखिए तत्वों के नाम भी लिखे हैं, प्रतीक भी लिखे हैं और साथ में उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले टॉपिक को आप बहुत सही से समझें, क्योंकि मैं सारी संक्रमण श्रेणियों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने वाला हूँ, उनके नाम लिखने वाला हूँ, तत्वों के प्रतीक और परमाणु क्रमांक लिखने वाला हूँ। तो कम से कम आपको पता है कि डी ब्लॉक में 40 तत्व हैं, तो 40 तत्व तो आपको याद हो ही जाएंगे, उनके प्रतीक याद हो जाएंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आप सीख जाएंगे। जैसे बच्चे कहते हैं ना कि हम तो आवर्त सारणी याद करने की ट्रिक बनाते हैं, तो मैं फिर बता दूं कि ट्रिक साइंस में तभी बनाई जाती है जब कोई टफेस्ट टॉपिक है, माने बहुत ही कठिन है, उसको हम याद नहीं कर पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन देखिए बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे स्टूडेंट गीत कहानी याद करते हैं आवर्त सारणी की, इनको गीत कहानी से याद करते हैं। अरे भाई, जब आपके अंदर इतना भी दिमाग नहीं कि आप तत्वों के नाम, प्रतीक या उनको ये याद कर पाएं कि 3D संक्रमण श्रेणी में कितने कौन से तत्व हैं, तो फिर साइंस पढ़ ही क्यों रहे हैं? जब हर चीज ट्रिक से ही याद करनी है तो गीत कहानी ही याद कर लीजिए, तो फिर इसमें काम ही क्या है। तो चलिए खैर, फिलहाल हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो 3D संक्रमण श्रेणी के 10 तत्वों का मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके लिए लिखा है। इन संक्रमण श्रेणी के 10 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, हम उस बात पर आते हैं। आप देखेंगे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इस संक्रमण श्रेणी के 10 तत्वों का, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर वो डी उपकोष में प्रवेश कर रहा है, डी उपकोष में आ रहा है, D1 D2 D3 D5 D6 D5 D6 D7 D8 इस प्रकार से। जबकि उससे पहले 4s है, तो D के सामने जो कक्षा है उससे एक बड़ी कक्षा 4s की है। तो अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इन सभी तत्वों, इन पहली संक्रमण श्रेणी के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने पर यह स्पष्ट होता है कि इस ब्लॉक की संक्रमण श्रेणी के सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करता है। अतः जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर संक्रमण श्रेणी का लिखा जाए तो क्या होना चाहिए? 3D 1 to 10, माने 3D में 1 से लेकर 10 तक आ सकते हैं, और 4s में, माने 4s में कितने होते हैं? 2। तो 3D संक्रमण श्रेणी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए सामान्य सभी तत्वों का अगर हम देखें तो वो 3D में 1 to 10 हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। और 4s में कितने हो जाते हैं? पहले से 2। तो 4s में आपने देखिए एक चीज और बताऊं, जब हम क्रोमियम में देख रहे हैं तो 4s में 2 नहीं है, 1 है। कॉपर में देख रहे हैं तो 4s में 2 नहीं है, 1 है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें इसको हम इस प्रकार से लिखें कि 4s में 1 to 2, 4s में 1 भी हो सकता है और
2 भी हो सकते हैं। 4s में 1 कब होगा, जब कॉपर और क्रोमियम की स्थिति रहेगी, वरना सब में जो 8 तत्व हैं उनमें क्या है 4s2। लेकिन भाई हम तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं, तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब ये होगा कि 3D में तो 1 to 10 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 हो सकते हैं, और 4s में 1 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से 3D संक्रमण श्रेणी का जो तत्वों का सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बाहर वाली कक्षाओं का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस टाइप का। लेकिन पहले आप इन सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये नोट कर लीजिए आप कॉपी पर, क्योंकि जब आप कॉपी पर नोट कर लेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को के बारे में जानने में और मदद मिलेगी। तो जितना भी मैं मटेरियल आपके लिए बोर्ड पर लिखता हूँ उसको आप अपनी कॉपी पर प्रॉपर नोट्स बनाते रहें। तो चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 4D संक्रमण श्रेणी। के बाद मैंने दूसरी संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं जिन्हें हम 4D संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं। तो इसमें भी 10 तत्व हैं। यहाँ पर ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अववाद देखने को मिलेंगे। पहला है इट्रियम, Y39 से उसको प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे वहाँ पर ऑर्गन को हमने लिया था उसका 18 था, तो ऐसे यहाँ क्रिप्टॉन को लिया है इसका 36 होता है। तो 36 और 1 37 और 2 39, बिल्कुल ठीक है। हाँ बस इतना है। देखिए 4D मैंने पहले बाद में लिख रखा था, लेकिन यहाँ पहले लिख लिया, बाकी ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन पहले 5s में ही भरा गया है, फिर 4D में भरा गया है, लेकिन उसको मैंने 4D को पहले लिख लिया बस लिखने के लिए। अगला है जिरकोनियम, जिसको हम 40 ZR बोलते हैं। KR, अब देखिए 5s में तो 2 गए, तो 36 और 2 38 और 2 इसमें आए 40। नायोबियम 41 NB को कहते हैं KR। अब यहाँ पर देखिए इस वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में होना क्या चाहिए था कि 5s में 2 ही होने चाहिए थे और 4D3, जबकि हम कह रहे थे D4 को D5 कर लेते हैं, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में होता ही D4 है। D में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5s में कितना होता है 1। तो मैं इनको ऐसे डार्क कर दे रहा हूँ जिससे आप ध्यान रखें, ये एक्सेप्शन केस हैं, इनकी व्याख्या नहीं हो रही है। अगर आप देखें मोल्बिडेनम 42 MO, तो इसको आप देखेंगे तो KR है 36 और फिर इसी में एक ही आया है 37 37 हो रहा है और 5 42 मोल्बिडेनम, ये उत्प्रेरक के रूप में ही बहुत यूज होता है। फिर टेक्नेटियम है TC 43, तो वहाँ भी 46 5s1। रूथेनियम है 44 RU 47 5s1, माने यहाँ 5s में 2 ना होकर 1 है और D में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। रोडियम है 45 RH के साथ, ये 36 और 1 37 और 8 45। ऐसे पैरिडियम है। फिर आप देखिए यहाँ पर, अब तो यहाँ पर और ज़्यादा एक्सेप्शन बढ़ गया है और ज़्यादा अपवाद देखने को मिल रहा है। देखिए क्या हो गया कि S में बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी इधर शिफ्ट हो गया और एक बढ़कर आ रहा है। तो जो D9 की कंडीशन थी एक इधर और शिफ्ट हो गया, तो वो D10 हो गया। इसको तो आप कह सकते हैं ज़्यादा स्थायी। सिल्वर है Ag, चांदी जिसको आप कहते हैं, तो यहाँ पर 4D10, अब वहाँ पर 5s1 हो गया, क्योंकि D में 10 से ज़्यादा तो हो नहीं सकते, तो जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो 5s1 में है। फिर है कैडमियम, जो लास्ट तत्व है CD 48 CD 36 और 2 38 और 10 48, तो इसका तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो यहाँ पर ज़्यादा जो एक्सेप्शन है वो देखिए ये वाले हैं, ये सब एक्सेप्शन केस हैं। तो अपवाद आपको इस D ब्लॉक की दूसरी श्रेणी अर्थात 4D संक्रमण श्रेणी में देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे इसमें भी 10 तत्व हैं और 10 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डीप कोष में ही एंट्री कर रहा है। इस बार बस मैंने ये है कि D को लिख पहले दिया है, क्योंकि काउंटिंग के हिसाब से चौथी सेल पहले आएगी और 5वीं बाद में आएगी, जबकि मैंने पहले लिख दिया था, बस लिखने का तरीका उससे कुछ नहीं ज़्यादा अंतर आ रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन 5s में गया है, फिर 4D में आया है, लेकिन लिख मैंने उसको पहले दिया है। तो आप देखेंगे इस संक्रमण श्रेणी में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो 4D कोष में आ रहा है। तो इस श्रेणी के तत्वों का सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो क्या होना चाहिए, 4D में 1 to 10 और 5s में 1 to 2, जबकि हम इसे 0 to 2 भी कह सकते हैं, क्योंकि एक तत्व के लिए 0 भी तो हुआ है, तो 0 to 2। तो इस प्रकार से द्वितीय संक्रमण श्रेणी के सभी तत्वों को 4D श्रेणी में रखना पूर्णतः उचित है, और इन्हें D ब्लॉक कहना इसलिए भी पूर्णतः उचित है क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डीप कोष में आ रहा है। तो ये इस प्रकार से प्रथम और द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों का मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको तत्वों के नाम के साथ लिखा है। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें, और जहाँ पर जो अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उनको बड़ा ध्यान से एक से ज़्यादा बार आप करके देखें, उनको याद रखने की कोशिश करें। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बात करते हैं तृतीय अर्थात 5D संक्रमण श्रेणी की। तो इसमें भी 10 तत्व हैं।
तो 10 तत्व में पहला स्टार्ट होता है लैंथेनम से, जिसका परमाणु क्रमांक 57 और प्रतीक है La। और यहाँ पर मैंने लिखा है जिनोन को, 54 इसका परमाणु क्रमांक होता है। इसका मतलब 54 परमाणु क्रमांक तक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो यहाँ लिख देंगे। फिर उसके बाद 54 के बाद 2 यहाँ आए होंगे 56, और फिर इसमें आया होगा 5d1 57। ठीक, लिखने का मैंने फिर कहा इलेक्ट्रॉन इसमें बाद में आया होगा, लेकिन चूंकि 5वीं कक्षा पहले लिखने के लिए क्रम से आ जाए इसलिए 6 को बाद लिखा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पहले 6s में ही आए हैं 2। देखिए इसके बाद La57 के ठीक बाद HF72 आ गया है, अर्थात यहाँ 14 तत्व मिसिंग है, 14 तत्व गायब हैं, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक जो 14 तत्व हैं वो लैंथेनाइट श्रेणी अर्थात एफ ब्लॉक की श्रेणी में चले जाते हैं। एफ ब्लॉक की जो 2 श्रेणियां हैं उनमें पहली श्रेणी में लैंथेनाइट श्रेणी में वो 14 तत्व चले जाते हैं, इसलिए 57 के बाद सीधे यहाँ 72 आता है, जिसका नाम है हाफनियम। तो इसमें क्या है देखिए जिनोन है। अब 4f के भी हमने शो किए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो बीच में है, बीच में जो तत्व होंगे उसमें f में इलेक्ट्रॉन गया होगा, लेकिन इसका चूंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन d में ही आता है, इसलिए इसको d ब्लॉक की 5d में आता है, तो d ब्लॉक की 5d संक्रमण श्रेणी में रखा हुआ है। तो ध्यान से इसको समझ लीजिए एक बार। La57 के बाद सीरियम 58 से, ये 58 सीरियम से लेकर 71 ल्यूटीशियम तक के जो 14 तत्व हैं वो लैंथेनाइट श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन चौथी के F उपकोष में आता है, इसलिए उन्हें 4f सीरीज या लैंथेनाइट श्रेणी के तत्व कहते हैं, जो कि हम डी ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद पढ़ेंगे। फिर इसके बाद 71 के बाद 72 हाफनियम जो स्टार्ट होता है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में आना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसको वो भी 5d में, इसलिए इसको 5d संक्रमण श्रेणी में यहाँ पर रखा हुआ है। फिर 73 टेंटेलम है, टीए से इसको प्रदर्शित करते हैं, तो 5d में 3 है, बाकी 6 में s चली गए। टंगस्टन W ये सबसे अधिक गलनांक वाला तत्व है, धातु है, इसका लगभग 3400 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक होता है, और आपको पता होगा इसीलिए जो पहले बल्ब आते थे उनमें जो तंतु होता था वो टंगस्टन का होता था। तो यहाँ पर देखिए 5d में 4 आ गए हैं। इसके बाद रेहनियम है, 5d में 5 आ गए हैं। ओस्मियम है, उसमें 5d में 6 हैं। इरिडियम है, IR से उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, तो 5d में 7 है। प्लेटिनम है, ये भी एक बहुत बहुमूल्य कीमती धातु है, तो प्लेटिनम में देखिए यहाँ पर D9 हो गया है, क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन और इधर शिफ्ट कर लिया है, तो ये भी एक एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर गोल्ड है, तो गोल्ड आप जानते हैं सोना बहुत कीमती धातु ये भी है, तो 79, इसमें 5d में 10 है और 6 में s में 1 है। मरकरी 80Hg ये द्रव धातु है, इसकी विशेषता ये द्रव रूप में होती है, तो 5d में 10 और 6s में कितने हैं 2 हैं। तो इस प्रकार से 5d अर्थात तृतीय संक्रमण श्रेणी के 14 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने पर यह क्लियर हो रहा है कि इन सभी तत्वों का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो 5d में आ रहा है, इसलिए इन्हें 5d संक्रमण श्रेणी अर्थात d ब्लॉक में रखना एक साथ पूर्णतया उचित है। इसी संक्रमण श्रेणी में 14 तत्व जो मिसिंग हैं वो लैंथेनाइट श्रेणी का निर्माण करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको डिटेल में बताया। अगर हम बात करें इस श्रेणी के तत्वों की सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो आप देख रहे होंगे 5d में 1 to 10 और 6s में 1 to 2 है, कहीं 1 भी है और कहीं पर 2 भी है। तो इस प्रकार से सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिखा है। तो अब तक हम डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले गुण में 3 संक्रमण श्रेणियों के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनके प्रतीक और नाम देख चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो लास्ट हमारी चौथी संक्रमण श्रेणी है, जिसे हम 6d संक्रमण श्रेणी भी कहते हैं, उसके तत्व और प्रतीक मैं आपके लिए लिख देता हूं, और फिर हम बात करेंगे उन संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। देखिए इसके बाद मैंने आपको डी ब्लॉक की लास्ट अर्थात चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, जिसे हम 6d संक्रमण श्रेणी बोलते हैं, उसके तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिखे हैं प्रतीक के साथ। इस संक्रमण श्रेणी में भी 10 तत्व हैं। देखिए एक्टिनियम से ये श्रेणी स्टार्ट होती है, 89 परमाणु क्रमांक और प्रतीक है Ac। तो ऐसे हमने लिख लिया है रेडॉन को, तो रेडॉन का जो परमाणु क्रमांक है वो 86 होता है, तो 86 के बाद देखिए 2 7s में आए 88 और एक 6d1 में आया तो 89, ऐसे करके 89 परमाणु क्रमांक वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 6d में आया। इसके बाद फिर से यहाँ देखिए आप 89 से लेके 104 तक ये जो 14 तत्व हैं, ये जो 14 तत्व हैं अर्थात 90 थोरियम से स्टार्ट होकर ये 103
लॉरेंसियम तक जाते हैं, Lr तक। उसके बाद जो माने ये जो 14 तत्व हैं, इनका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन आता है 5f में, 5f1, 5f2, 5f3 इस टाइप से। तो इसलिए इनको F ब्लॉक की श्रेणी में, एक्टिनाइड श्रेणी में रखा गया है, जो दूसरी श्रेणी है जिसे हम 5 श्रेणी कहते हैं, जो कि मैं भी पहले कह रहा था। इस वाली श्रेणी को हम F ब्लॉक में पढ़ेंगे जब D ब्लॉक हमारा लास्ट होगा। तो आप देखिए यहाँ से 89 से लेके 104 तक के जो बीच के 14 तत्व हैं वो थोरियम से लॉरेंसियम तक हैं, और उनको हम एक्टिनाइड श्रेणी के नाम से पढ़ते हैं क्योंकि उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F कोष में आता है। लेकिन जब हम रदरफोर्डियम को देखते हैं 104 परमाणु क्रमांक वाले तत्व को, तो इसमें हम देखेंगे कि रेडॉन और फिर 5f में 14 जब हो गए थे, यही तो है, तब फिर से इलेक्ट्रॉन किस में एंट्री करने लगता है, 6d में। जैसे भी पिछले वाले में हम जो हमारी 5d श्रेणी थी उसमें क्या आ रहा था, 4f14 और फिर 5d2। ऐसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि 5f14 क्यों लिखा, क्योंकि जो बीच के 14 तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉन 5f में गए होंगे, तो जब 14 हो गए होंगे और फिर 14 के बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया होगा तो वो किस में एंट्री कर गया, 6d2 में। इसलिए फिर से इन तत्वों को 6d संक्रमण श्रेणी में रखा है। तो फिर देखिए ये 86, 14 ये हैं, 86, 4, 90 और 10, 100, 2 यहाँ आए 102 और 2 यहाँ आए 104, ऐसे 104। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, 6d में। भले ही मैंने उसको लिख पहले लिया है क्योंकि जिससे कक्षाएं क्रमानुसार रहें, 5, 6, 7 ऐसे। इसके बाद डबनियम है 105 dB, फिर यहाँ d3 हो गया है, फिर d4 हो गया है, फिर d5 हो गया है, फिर अगले वाले में हसनियम HS में d6 हो गया है, मेट्रिनियम में d7 हो गया है, डर्मस्टेडियम में d8 हो गया है, रोन्स्टीनियम में d10 हो गया है, ये वहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट कर लिया है d10। कॉपर निकियम में 6010 7s2 हो गया। माने आप ये कह सकते हैं यहाँ पर एक्सेप्शन है। तो आप देखेंगे इसे एक्सेप्शन मानिए क्या, जो भी डी में 4 ही आ रहा है। भाई यहाँ पर क्या है कि कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखिए d4 रखा गया है, कुछ में d4 ना होकर d3 था तो d5 कर लिया, s को 0 हुआ, जो पिछली असंक्रमण श्रेणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे। फिलहाल इन सभी 10 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने से स्पष्ट हो जा रहा है कि इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 6d कोष में आ रहा है, इसलिए इन्हें 6d संक्रमण श्रेणी या डी ब्लॉक तत्व की 6d संक्रमण श्रेणी के अंतर्गत ये तत्व आते हैं। इन तत्वों के अगर हम सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 6d में आप देखेंगे 1 to 10 है, और 7s में देखिए यहाँ पर 1 भी आया तो 7s 1 to 2 लिखेंगे, चाहे भले ही एक ही तत्व में आया है जिसको आप एक्सेप्शन बोल रहे हैं। तो आप इन ब्लॉक के तत्वों का सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है। तो देखिए मैंने आज आपको इस वीडियो में ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से डी ब्लॉक तत्वों की हम गुणों की विवेचना कर रहे हैं। तो विवेचना जो गुणों की हम कर रहे हैं तो ऐसे करके लगभग 14-15 गुण हमारे सिलेबस में है, और इसमें से आज हमने पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ना स्टार्ट किया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में चूंकि ये थोड़ा सा बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि डी ब्लॉक में 4 संक्रमण श्रेणी है, अर्थात 40 तत्व हैं, तो उनको मैंने संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग करके आपको बताए हैं, और साथ में सभी संक्रमण तत्वों के सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताए हैं। इनको आपको मैंने तत्वों को प्रतीक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ बताया है, तो आप सभी संक्रमण श्रेणियों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कॉपी पर जैसे मैंने बताया है वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लें, जिससे कि प्रॉपर नोट्स भी बन सकें। तो देखिए पूरे ओवरऑल संक्रमण श्रेणियों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखने से ये क्लियर हो जाता है कि इस ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर कुल मिलाकर कहें तो देखिए क्या हो जाना चाहिए। अगर हम सारे तत्वों का माने 3D, 4D, 5D, 6D संक्रमण श्रेणी के तत्वों का अगर एक साथ सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहें तो n-1 D में 1 to 10 और ns में 1 to 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो s की कक्षा होगी उससे एक कम कक्षा d की होगी, तो उसमें 1 to 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, और ns में 1 और 1 या 2 हो सकते हैं। तो पूरे अगर आपको डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेंगे तो आप सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये लिख देंगे। तो इसे आप कॉपी पर अलग से नोट कर लें कि डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D 1 to 10 ns 1 to 2 होता है। जबकि वो 3D का पूछेंगे तो आपको अगर यहाँ 3 लाना है तो इसका मतलब n की जगह 4 होगा, 4 में से 3 तो यहाँ 4 आएगा, तो यहाँ 4s 1 to 2 3D 1 to 10।
अगर वो आपसे 6d का पूछ लें तो इसका मतलब अगर d के सामने 6 लाना चाहते हैं तो n का मान 7 होगा। 7 माइनस 1 6, 6d 1 to 10 और यहाँ 7s 1 to 2। तो इस प्रकार से आप इस सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किसी भी संक्रमण श्रेणी का सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इस वीडियो में मैं केवल डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ही रख रहा हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, अब देखिए थोड़ा जल्दी वीडियो आएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग गया यहाँ तक, क्योंकि बीच में कुछ मैंने 11th और 10th के वीडियो अपलोड किए थे, इसलिए अब रेगुलर कंटिन्यूसली आपको डी ब्लॉक से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। उनमें हम अन्य गुणों की विवेचना करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ने के बाद बहुत जो अन्य गुण आने वाले हैं बहुत आसान हो जाएंगे समझना आपके लिए। तो जैसे आगे आएगा परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, उसके बाद आ सकता है आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, उसके बाद चुंबकीय गुण है, उत्प्रेरक में ये क्यों यूज होते हैं डी ब्लॉक के तत्व, इस प्रकार से जो गुण हैं ऑक्सीकरण अवस्था को लेकर है। तो इस प्रकार से जो गुण हैं मैं आपको छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से, माना जिससे लेंथ ज़्यादा ना बढ़े वीडियो की और आप बोर ना हो, तो इसका भी ध्यान रखूंगा क्योंकि थियोरेटिकल चैप्टर है तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको एक ऐसी पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है जो बहुत आसान है, जिसको याद करना बहुत आसान है। लेकिन आपसे मैंने पहले भी कहा और अब फिर से कह रहा हूँ कि आप इन सबको कॉपी पर नोट करते रहें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये टेबल आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली हर संक्रमण श्रेणी की बनानी आनी चाहिए। बाकी थ्योरी की इसमें देखिए मैं बोल दे रहा हूँ, आज मैंने लिखा नहीं है वो, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो गुण आएंगे हमारे उनकी थ्योरी भी मैं आपके लिए लिख दूंगा बोर्ड पर। इसकी थ्योरी कोई ज़्यादा नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ देखिए ये लिखना है आपने कि सारे संक्रमण श्रेणियों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से करके नीचे लिख देना है। उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से स्पष्ट होता है कि इन सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन डीप कोश में आता है, अतः इन्हें डीप कोश में एक साथ रखना पूर्णतया उचित है। जो भी संक्रमण श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने किए हैं उनके नीचे अलग अलग आप लिख सकते हैं कि इन सभी तत्वों का सामान्य बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो मैंने बताया था वो लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो इसके डी ब्लॉक चैप्टर का पहला लेक्चर है, ये दूसरा लेक्चर है। तो आप इस लेक्चर में जो थ्योरी होगी वो खुद से थोड़ा नोट कर ले, लेकिन जो आगे नेक्स्ट वीडियो आएंगे उनमें मैं थ्योरी आपको नोट कराता रहूँगा और ऐसे करके 2-2, 3-3 गुणों की विवेचना करते हुए वीडियो आपके आएंगे। तो आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए।